यूट्यूब चैनल सेलिविद हर्षिता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो कर लिया था। सेकंड चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। ठीक है, बहुत सारा प्यार देना गाइस, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपके लिए ही कराया जा रहा है। ठीक है, पूरा कॉमर्स का जो बैच है हम इसमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और सेशन को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और जो एक टीचर की जो मोटिवेशन है वो मतलब इंक्रीज हो कि हाँ मैं आपके लिए और भी जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो लेकर आऊँ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 से हम शुरू करते हैं अकाउंट्स। ठीक है, हमने जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर लिया है। आज हम जो चैप्टर सेकंड है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम जनरली जो है इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के वो डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, जो देखो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहें चीज़ें। ठीक है, आपको क्रैम नहीं करनी है, आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। जैसे देखो पहले जो हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद मेजर किया जाता है। थर्ड क्या, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद समराइज किया जाता है। समराइज करने के बाद क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, उनको क्या कर दी जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद जब मीन्स जो अकाउंटेंट होता है उससे जो इंफॉर्मेशन उसके पास होते हैं, जो रिकॉर्ड्स उसके पास मेंटेन कराए होते हैं, तो वो क्या करता है उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ठीक है, कंपेरेबल फॉर्म में, रिलायबल इंफॉर्मेशन की टर्म्स में क्या है वो प्रेजेंट करता है उस इंफॉर्मेशन को। और अब उस इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ पर क्या होगा, उसमें देखो जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करने का भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। अब जब सेकेंड चैप्टर में हम क्या है उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हम किस बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन डिफरेंट मेथड्स फॉलो किए जाते थे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर क्या किया जाता था, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, किसी ने कोई अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल या मेथड फॉलो कर लिया, किसी ने कोई मेथड फॉलो कर लिया, तो जिससे क्या होती थी, जो हमारे यहाँ पर मैं कंपैरिजन के फॉर्म में आपको बता देती हूँ। ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में, ठीक है, और हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या होता था, नो फिक्स्ड मेथड यूज्ड बाय द कंपनीज। ठीक है, कोई फिक्स्ड मेथड नहीं था, जो उनकी मन मर्जी चलती थी उस मेथड को वो फॉलो करते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न में क्या है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, हमें कौन से फॉलो करने हैं, डिफाइन। पहले 1956 था कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956, और अब जो करंटली हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, कंपनीज एक्ट
2013। ठीक है, ये हम फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या था, कोई फिक्स मेथड नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो रूल्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको क्या कर दिया गया है, अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि हमें इनको फॉलो करना है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है, जो अकाउंटिंग और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, जर्नल कर दिया गया है। ठीक है, कि सबको जो है सेम जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं। जी ए जर्नल अकाउंटिंग जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जर्नल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो लेके आया गया। ठीक है, उसके बाद जो क्या कर दिया गया, क्यों ये इसका मेन मोटिव क्या था, जो इंट्रोड्यूस करने का था, इसको हम जी ए ठीक है ये भी बोलते हैं। इसको क्यों इंट्रोड्यूस करने का मीन्स मोटिव क्या था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसको लेके आने का, वो यही था कि यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए। ठीक है, क्या मोटिव थे, फर्स्ट क्या है, कंपेरेबल हो जाए, हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। पहले क्या होता था, कंपैरिजन क्यों नहीं कर पाते थे, कई बार क्या होती थी कंपनीज है ना, मतलब सेम अपने आप ही क्या करती थी, एक 1 ईयर उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, सेकेंड ईयर दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लेती थी। जैसे मान लो किसी फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि किसी कंपनी ने जो एक मेथड अडॉप्ट किया, ठीक है, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगा, उस पर काम करके 1 साल उन्होंने काम किया, अच्छा नहीं लगा उन्हें वो मेथड, बहुत डिफिकल्ट है और उसमें बहुत परेशानी आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर क्या कर लिया, फिर से दूसरा चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है, हमें कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में सेम जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं, उनको अडॉप्ट करना है, ताकि कंपेरेबल हो हमारी बैलेंस शीट, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम 1 ईयर से 2 ईयर इंटरनली प्लस एक्सटर्नली, ठीक है, कंपैरिजन हो सके। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं और इंटरनली भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली हम विद अदर फर्म्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट है, उनको कंपेयर कर सकते हैं। और इंटरनली फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपने पास्ट ईयर की जो पास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे लिए क्या इसके लिए हेल्पफुल हो गया, जो कंपैरिजन में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, मैं ये रद्द कर देती हूँ, हमें कंपैरिजन में हेल्प करता है, रिलायबल है। ठीक है, रिलायबल इसलिए है क्योंकि देखो जब कंपनीज हैं सेम रूल्स एंड पॉलिसीज और सेम मेथड्स को फॉलो करेंगी, तो क्या होगा, जो डाटा होगा वो ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा। ठीक है, उससे जो एक्यूरेसी है वो मीन्स बढ़ेगी। तो इसलिए क्या किया गया, मीन्स जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ये गैप लेके आया। ठीक है, वो इसलिए लेके आया गया था, ठीक है, ताकि जो मीन्स यूनिफॉर्मिटी हो, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हो। ठीक है, ज़्यादा परेशानी सबको ऐसे ना उठानी पड़ेगी, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। एक जर्नल जो मीन्स एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिया है, जो कि सबको फॉलो करना है। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स में मीन्स शॉर्ट नोट आ सकता है, इस पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा आपको ना यहाँ से करा देती हूँ।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो बेनिफिट्स नीड मैंने बता दी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो नीड क्या है थी, ठीक है। मैं आपको एक बार इसके बेनिफिट्स और जो इसके लिमिटेशंस हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस आ जाएंगे, यहाँ हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको ये टॉपिक करा देती हूँ, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट करेंगे बहुत अच्छे से। एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको बताया है, इजी फॉर ऑल द फर्म्स टू कंपेयर their books, their फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इजी टू क्या है, कंपेयर है यहाँ पर, लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है, डिफिकल्ट टू यूज है। सेकंड इसके क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन रिलायबल है, ठीक है। थर्ड क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल द फर्म्स, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके नेगेटिव पार्ट की बात करें तो इट इज नॉट सुटेबल इन नॉट सुटेबल एवरीवेयर, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड क्या है, इसमें हमें एक्सपर्टाइज की, इसमें हमें क्या होती है, जरूरत होती है, एक्सपर्टाइज नीड, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर करने पड़ेंगे उस चीज को फॉलो करने के लिए, जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक्सपर्टाइज, जिससे एक्सपर्टाइज हमें जो नीड पड़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी। तो ठीक है, ये इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्या हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। रिलायबल है, इससे क्या होता है, इजी टू कंपेयर होता है, तो मीन्स हर कोई भी चीज़ हुई उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो साथ साथ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ओवरकम कर लेती हैं डिसएडवांटेजेस को। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स अकाउंट्स को लेके आया गया, ताकि सबके बीच में एक कॉमन चीज़ हो, इजी टू कंपेयर हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं पर भी कोई कंपनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इजी टू यूज, इजी टू कंपेयर कर सकते हैं कि अपनी फर्म का जो लेवल है वो दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी फर्म है वो किस पोजीशन में है, ठीक है। हमारा ये पार्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हम जो कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। यहाँ से आपका 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से शॉर्ट नोट में, ठीक है। शॉर्ट नोट की फॉर्म में यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको ऐसे कर दिया जाएगा कि मीन्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसके कुछ सब पार्ट्स करके आ जाते हैं, ठीक है, 4 पार्ट करके आ जाते हैं और पूरा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर जो डिफरेंट अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछ ले जाते हैं।
तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, और यहाँ से जो शॉर्ट नोट टाइप जो क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं सोचना कि हाँ ये छोटा सा चैप्टर है, तो ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका जो बेस बेस आपके लिए जो तैयार करता है ये। ओके ठीक है, फर्स्ट जो हम यहाँ पर सब लेके चलेंगे, हम लेके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हमें ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, क्या है इसका मतलब, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। क्या होता है, जो बिजनेस एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है इट्स ओनर से, क्योंकि कोई भी हम ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो वो ओनर के बेसिस पर नहीं की जाती है, वो एक बिजनेस के बेसिस पर की जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने क्या किए, गुड सोल्ड किए, ठीक है, गुड सोल्ड, या फिर हमने परचेज किए, ठीक है, या कोई भी हम एंट्री करते हैं गुड्स, ठीक है, परचेज, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मशीनरी में किया है तो ठीक है, तो मीन्स कहीं पर भी जब एंट्री करेंगे, जैसे हमारी एबीसी लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, तो हमेशा इसका यूज होगा, कहीं पर भी हम कोई भी टर्म जो बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा एबीसी लिमिटेड का यूज होगा, ना कि हमारे ओनर के नेम का। ठीक है, जैसे हमने कोई भी चीज खरीदी है तो फिर क्या आ जाएगा, एबीसी लिमिटेड टू एबीसी लिमिटेड आ जाएगा, या फिर हमारे पास पैसा आया है तो वो किस फॉर्म में है, तो मीन्स एबीसी जो हमारी लिमिटेड है ये एज अ सेपरेट एंटिटी का काम करेगी। ठीक है, जो हमारा ओनर है उसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, जो एक सेपरेट एंटिटी का काम करती हैं, उसके बिहाफ पर ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज क्या है, मनी मेजरमेंट। सेकेंड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन भी है, इसकी हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हम इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया बिजनेस एक सेपरेट ओनर का काम करता है, एंटिटी का काम करता है। यहाँ पर इसकी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जो वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो क्या होती है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, इसकी लिमिटेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को साथ लेकर नहीं चलता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जैसे कि आपने 10,000 की जो क्या की है मशीनरी परचेज, 10 लाख की हम बात कर लेते हैं, 10 लाख की जो आपने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, वो मशीनरी आपने परचेज की है, लेकिन आप 10 साल बाद 10 साल तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है हमारी बुक्स में। ठीक है, हमारे बुक्स में वो डेप्रिशिएट होकर 0 हो जाती है, लेकिन अगर हम मार्केट में एक्चुअल बात करें, मार्केट के पॉइंट से देखें तो उसकी फिर भी कोई वैल्यू रही होती है। क्या पता वो अब जैसे यहाँ पर 10 लाख की थी, अब वो 20 लाख की हो गई हो। ठीक है, और लेकिन अभी भी उसकी क्या है, वैल्यू हमारे पास रहती है, जहाँ से हमने
अपने बुक्स में 0 करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कर देती है, वो लैग करता है, तो इसलिए क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ओके, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम से मैं आपको सारी चीज़ें करा रही हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका हर एक डाउट लिया जाएगा और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड वन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा जो मेन मोटिव होता है एक बिजनेस का सेटअप करने का, वो ये होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, ठीक है। अगर हम कंपनी में जो बिजनेस में अपने मशीनरी, बैंक, जो बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, फर्नीचर जो होता है, लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो सबका मोटिव क्या होता है, सबका मोटिव यही होता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा मेन मोटिव है, हम कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो इसलिए तो नहीं करते हैं कि वो आगे जाके चले ही ना। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज क्या, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, वो होल ओवर द ईयर, ठीक है। जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, ठीक है। और ये कंपलसरी भी कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो रूल्स हैं ये कहते हैं कि आपको चाहे कोई भी फर्म हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको क्या है, 1 साल में अपने बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, जो आपको बनाने हैं, ठीक है। उससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन आपको पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मीन्स मेजरेबल सिचुएशन है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको बीच में मेजर करना ज़रूरी है, तो क्या कर सकते हैं आप, 6 मंथ्स में भी क्या कर सकते हैं, अपने जो क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जो अपने बुक्स को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है, दैट टाइम which starts from operation or to end of the accounting period, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, जो अकाउंटिंग पीरियड के शुरू से हम जो अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, प्लस में जो जब तक हमारा जो मीन्स पीरियड चलता है, वो ईयर चलता है, जब तक हम रिकॉर्ड करते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ वन इज क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होने चाहिए, कौन से जो कॉस्ट के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट, ठीक है। अब इस कॉस्ट में क्या होता है, जैसे सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने मशीनरी परचेज की है 2 लाख की, ठीक है। 2 लाख की हमने मशीनरी परचेज की, प्लस में उस पर हमें क्या होता है, इंस्टॉलेशन का हमें उस पर खर्चा हो जाता है, ठीक है।
10,000 का, प्लस में उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस हो जाते हैं कुछ, या फिर मीन्स चलो एडिशनल ही ले लेते हैं, एडिशनल एक्सपेंस हो जाते हैं उस पर कुछ, या फिर हम उसमें मीन्स ले लेते हैं कि जो डिलीवरी का जो हमारा खर्चा हो गया उसमें तो वो एडअप कर लेते हैं। तो इसमें 20,000 हमारी कॉस्ट है, 10,000 हमारी इंस्टॉलेशन है, और ये लगा लो हमारे 2,000, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर 2,12,000 जो हमारे पास इसकी कॉस्ट हम लेते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट हम लेते हैं, लेकिन ये तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या, इसकी लिमिटेशन की हम अब बात कर लेते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, इससे क्या होता है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू का पता नहीं चलता है हमें। क्यों पता नहीं चलता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जो इंस्टॉलेशन के अदर जो हमारे चार्जेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और जब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं मीन्स कॉस्ट अलग उस पर होती है। जो हमारी कॉस्ट तो हमें मेनली मशीनरी की यही आई है, लेकिन हम इसमें सारी चीज़ें एडअप करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो ये एक क्या है, इसकी ड्रॉबैक है, डज नॉट शो द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ये अदर चार्जेस हैं लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, ये हिडन प्रॉफिट्स के फॉर्म में जो कंपनी में रह जाते हैं। 5 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत आराम से आपको जिसे करा रही हूँ। कम टू द नेक्स्ट वन, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 6th one is ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रांजैक्शन शुड बी recorded with dual aspect which affect both side। ठीक है, डेबिट प्लस एंड क्रेडिट। ठीक है, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये डेबिट साइड आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटीज आती हैं, यहाँ पर हमारे जो एसेट्स आते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बिल्डिंग परचेज की है। ठीक है, यहाँ पर मशीनरी हमने परचेज की है। ठीक है, जैसे 5 लाख की हमने ये परचेज की है, और 5 लाख की हमने यहाँ पर ये परचेज की है। ठीक है, यहाँ पर हमने कैश में परचेज की है, तो क्या करेंगे हम, कैश की पेमेंट भी तो करेंगे। तो जो इसकी एंट्री जो हमारी बनेगी, तो वो क्या बनेगी, मान लो हमने क्रेडिट पर किए हैं, ये क्रेडिट पर परचेज किए हैं, इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू हमने जिससे भी परचेज किए हैं, अगर हमें कैश में किए हैं तो हमें यहाँ पर टू कैश लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। हमारे ये 5 लाख यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इससे हमारे पास जो है एसेट साइड हमारा इंक्रीज भी हो रहा है, और हमारा जो कैश है वो हमारे पास से जा भी रहा है। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा, हमें डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अगर हमने क्रेडिट पर परचेज की है तो हम इसका यहाँ पर जिससे की है, मान लो ABC लिमिटेड से की है, तो यहाँ पर ABC लिमिटेड आ जाएगी। और जो हमारे लायबिलिटी साइड्स क्या हो जाएंगे, हमें जो हमारे जो क्रेडिटर्स हमें दिखाएंगे, क्रेडिटर्स हमारे जो शो हो जाएंगे 10 लाख के। तो ऐसे क्या है, डुअल एस्पेक्ट्स होती हैं एंट्रीज की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैश में लेंगे तो हमें हमारा जो कैश है वो अपने आप कम हो जाएगा 10 लाख का।
ठीक है। तो कोई भी एंट्री पास होती है तो उसकी क्या है, डबल साइड होती है। वन अगर क्रेडिट होता है देन जो अनदर अकाउंट है वो डेबिट भी होता है। ठीक है। तो एक डुअल एस्पेक्ट जो है उस बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रियलाइजेशन और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। रियलाइजेशन और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें जब हमें रेवेन्यू रिसीव होगा तभी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। जब भी हमें वो रियलाइज होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें रेवेन्यू सिर्फ मीन्स मिलने की बात कही गई है कि हमें मिलेगा, हमें एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में हमें मिलेगा, तो हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हमें रियलाइज हो जाएगा, जब हमें वो मिल जाएगा रेवेन्यू, तभी हम क्या करेंगे। ठीक है। मिलने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एट द टाइम व्हेन रेवेन्यू इन आवर हैंड। ठीक है। हमारे हाथ में जब रेवेन्यू होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। एट्थ जो कॉन्सेप्ट हम एक बार देख लेते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। एट्थ में क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच विद रेवेन्यू। ठीक है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं अकाउंटिंग पीरियड में, वो क्या करने चाहिए, एक्सपेंसेस के साथ भी जो मैच करने चाहिए। मैंने आपको बताया था जो एंट्रीज हैं वो डुअल एस्पेक्ट्स पर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो डबल साइड होता है, वन इज क्रेडिट, अगर एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा जो अकाउंट है वो डेबिट भी होगा। ठीक है। यहाँ पर हाँ, क्रेडिट के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं। ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से जो चैप्टर आगे आएंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे क्या कहा गया है यहाँ पर, एक्सपेंसेस should be matched with revenue। ठीक है। अब हमने कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, हमने जो लाइफ इंश्योरेंस पे किया है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पे किया है तो लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है। और यहाँ पर हमारा टू कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट जैसे 5000 की हमने जो पेमेंट की है तो यहाँ पर भी 5000 आ जाएगा। और ये क्या है, डुअल एस्पेक्ट है, हमारे एक साइड यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो अनदर साइड क्रेडिट। तो क्या इस डुअल एस्पेक्ट से क्या होता है, हमारे दोनों साइड क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। ओके। अगर मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज जो बोथ साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारी बैलेंस शीट जो है टैली नहीं कर रही है। ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये हमारा कौन सा था, चलो कोई नहीं, 10th आ गया हमारा। फुल राइटिंग पर मत जाना। ठीक है। थोड़ा ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसके यूजर्स को क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके लिए मीन्स किसी को बेनिफिट हो।
ऐसे नहीं है कि हमें जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है, नहीं, हमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारी उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है। जैसे हमें अगर कंपनी में लॉस हो जाता है, लॉस इन आवर कंपनी, तो हमें क्या है उसके जो रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं, रीजंस should be disclosed, should be disclosed with interested parties, users, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप कुछ कर जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर इंफॉर्मेशन देते हो, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया होता है आपकी कंपनी में, तो उनको आपकी कंपनी की पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर यू आर ग्रोइंग अप और यू आर फॉलोइंग अप, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ओके। Now come to the next one, consistency concept. Consistency concept. Consistency concept क्या कहता है, ये कहता है जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग रूल्स पॉलिसीज जो फॉलो की जाती हैं, वो ये नहीं है कि आपने 1 साल कर दिया, ठीक है, वो आपको ईयर बाय ईयर फॉलो करनी है, ठीक है, जिससे क्या है आप पता लगा पाओ कि ठीक है कि जो पिछले साल हमने ऐसे इसको फॉलो किया था, नेक्स्ट हम वही से फॉलो करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें क्या है कॉन्टिन्यूटी में जो यूज़ करके देखना है, ताकि हम उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको पता लगा पाए, और इससे क्या है जो एक कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है, और इससे जो मीन स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। अगर आप एक ईयर में दूसरा मेथड लगा रहे हो, सेकेंड ईयर नेक्स्ट मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का ही मेथड है, सपोज जैसे डेप्रिसिएशन का हम यहाँ पर ले लेते हैं मेथड। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है रिडक्शन मेथड, ठीक है। अगर आप 1 साल ये वाला फॉलो कर रहे हो और अनदर ईयर ये वाला फॉलो कर रहे हो, तो आपका जो कंपैरिजन है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। आपको अगर 1 साल आप ये कर रहे हो, तो कम से कम आपको 4 से 5 साल जो है सेम मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आप इस मेथड के बेनिफिट्स और इसके जो वो निकाल पाओ कि हाँ ये यूजफुल मेथड रहा या नहीं रहा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट वन, ठीक है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको करना है, उसको कंसिडर करना है। शुड फोकस वी शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, ताकि क्या है जो आपकी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल का मतलब यहाँ पर कहा गया है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, वो कोई ट्रांजेक्शन है, वो कोई बिजनेस डील है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है, अगर वो स्मॉल अमाउंट कैरी करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट की अगर है, जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका जो साल का टर्नओवर है जो वो 10 करोड़ तक आता है, या फिर 100 करोड़ का जो टर्नओवर होता है उसका ईयरली, ठीक है, हम बात करें
तो अगर उसके पास यहाँ पर स्टेशनरी चार्जेस हम देख लेते हैं। स्टेशनरी चार्जेस जैसे बुक, इसमें आ जाती हैं पेन, कॉपी, रजिस्टर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये लगा लो 5 लाख रुपए लग जाते हैं उनके साल के, तो ये क्या होगी, एक इमैटेरियल चीज़ हो गई, ठीक है। ये चाहे वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा इतने पेन खत्म हो गए हैं, इतने हमारे पास बुक्स रजिस्टर्स हैं, वो यही पहले से सेट करके चलते हैं कि हाँ हमें 5 लाख इस चीज़ पर इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। वो चाहे बचे नहीं बचे वो अदर एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इमैटेरियल होगी उनके लिए कि उनको करना ही है, ठीक है, चाहे बचे या नहीं बचे, यहाँ वो इतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जो जैसे उन्होंने 25 लाख की कोई मशीनरी परचेज की है, ठीक है, लेकिन ये लार्ज अमाउंट है तो यहाँ पर उनको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जो इमैटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल ट्रांजेक्शन्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो उनको कंसिडर करके चलने चाहिए, ओके। यहाँ पर ये बताया गया है। कम टू नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में क्या है, जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस, आपको पर्सनल बायसनेस से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, वेदर यू आर टेकिंग डिसीजन और वेदर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस में अगर है वो अनबायस्ड होने चाहिए। आपके जो गोल्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल के टूवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी पर बेस होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हम ट्रांजेक्शन्स while we are रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स should carry वाउचर्स, ठीक है, वाउचर्स, कैश मेमो, बिल्स, के बेसिस पर कोई भी ट्रांजेक्शन है, ये नहीं है कि उसको ऐसे रिकॉर्ड कर दिया गया हो, या फिर उसको उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो चेक करनी चाहिए वेदर इट इज़ ऑन बेस्ड वाउचर। और ये मीन्स फ्रॉड तो नहीं है, ये वैसे तो नहीं करा गया है, कोई बायसनेस तो नहीं करी गई है। तो इससे क्या है, वाउचर से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हाइल द ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली हेल्ड और नॉट, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी से हमें ये पता चल जाता है। हमारे जो 13, 14 जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने वो सब कर लिए हैं बहुत अच्छे से, विद एग्जाम्पल मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं, ठीक है। इसमें और कुछ चीज़ें बची नहीं हैं, कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको मीन्स वैसे तो बचे नहीं हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, जैसे कैश और एक्रूअल बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कोई हुई है, होती है कैश बेसिस पर, अनदर इज ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश पे क्या है, हमारा जो इमीडिएट कैश चला जाता है, ठीक है, इससे हमारा जो इमीडिएट कैश चला जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है हमारा कैश। यहाँ पे क्या होता है कि हमने वो चीज़ कर तो ली है, ठीक है, लेकिन मीन्स नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है, लेकिन हमें रिसीव अभी नहीं हुई है, फ्यूचर में
रिसीव होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, यहाँ पर हमें क्या है फ्यूचर में रिसीव होने के चांसेस हैं। तो इससे क्या है यहाँ पर जो बेड डेट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारा पैसा यहाँ पर डूब भी सकता है एक्रूअल बेसिस पर और हमें पेमेंट मिल भी सकती है। तो इसमें हम दोनों चलेंगे, जो हमारे ट्रांजेक्शन कैश पर भी होती हैं और एक्रूअल बेसिस पर भी होती हैं। और एक कॉन्सेप्ट और हम शायद हमारा छूट गया, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी एचटेट में भी इसके रिगार्डिंग क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको कभी भी कोई लॉस होता है, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। दो सिचुएशंस होते हैं, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अगर हमें लॉस होता है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इमीडिएट क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट के हम बात करें तो हमें पता है, मीन्स जैसे इसमें हमें क्या फ्यूचर में हमें लॉसेस होने वाले हैं, लेकिन हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, प्रोविजंस बना लेते हैं, ठीक है। कि हमें फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है, हम उसके क्या कर लेते हैं, पहले प्रोविजंस बना लेते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट के केस में क्या है, हमें ये है कि हमें फ्यूचर में जो है प्रॉफिट होने वाला है, वहां से हमें मीन्स हम फुल्ली श्योर हैं कि हमें जो है 50 लाख का जो प्रॉफिट है वो मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 50 लाख का जो हमें प्रॉफिट रिसीव होने वाला है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, अपने बुक्स में जब तक रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब तक रिकॉर्ड नहीं करते, जब तक हमारे इन हैंड हमें नहीं मिल जाता, एक्चुअल में रियलाइज नहीं हो जाता, एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं हो जाता जब तक हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये क्या कहता है, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, प्रोविजन सेट कर लेते हैं, प्रोविजंस बना लेते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर जो हमारा अनसर्टेन होता है तो हम उससे पहले क्या है, प्रोविजंस बना के चलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट है या फिर कोई रेवेन्यू हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है, तो उसको हम जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे हाथ में हमें रियलाइज नहीं हो जाता, जब तक हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स में। इसमें यही है, ठीक है। आपको आई थिंक मैंने सब जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। बहुत इजी था ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं, विद एग्जाम्पल मैंने समझाया है, इसलिए इतना ही मैं आज आपके साथ शेयर करने आई थी। इसके जो एक्सरसाइज के अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करोगे, क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल कराने का नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइजेस खुद करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमने फुल चैप्टर किया है बहुत अच्छे से। तो गाइस इस जो सेशन है मेनली आपके लिए ही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू गाइस।